इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1757 के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में बिजी थी। इस समय पे मौका मिला किसको? इस समय पे मौका मिला हैदर अली को कि भाई मैं अपनी ताकत को कंसोलिडेट करता हूं, अपने आप को पावरफुल करता हूं। उसने अपनी ताकत को कंसोलिडेट किया। अच्छा, उसका मौका क्यों मिला? मौका उसको इसलिए भी मिला कि ये जो मैसूर की टेरिटरी थी, जो पहले थोड़ी छोटी थी, बाद में तेज होगी। उस छोटी सी मैसूर की टेरिटरी पे लगातार अटैक होते थे। तो आप देखोगे कि उस मैसूर की टेरिटरी पे मराठास भी अटैक करते थे, उस मैसूर की टेरिटरी पे जो बगल का निजाम था वो भी अटैक करता था। तो भाई जरूरत थी इस मैसूर अंपायर को किसी एबल लीडर की, किसी पावरफुल मिलिट्री लीडर की। वहां के जो लोग थे वो इन कांस्टेंट इन्वेजन से बहुत परेशान थे, तो वो एक ऐसा राज चाहते थे, एक ऐसा लीडर चाहते थे जो उनको बचा पाया, और वो निकल के आया कौन? हैदर अली। आप फाइनली देखोगे कि 1761 में हैदर अली डी फैक्टो रूलर बन गया। उसने पूरी की पूरी रॉयल अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली। हैदर अली जब राज में आया, उसको ये पता था कि भाई मराठास मिलिट्रली बहुत ताकतवर है, बहुत स्विफ्ट है। मिलिट्री जो फाइट स्किल्स है मराठास की तगड़ी है। तो अगर मराठास से लड़ना है तो मराठा की तरह अपनी आर्मी को स्विफ्ट बनाना पड़ेगा। अपनी जो कैवलरी है वो स्विफ्ट होनी चाहिए, तेजी से घोड़े पे मूव कर सके। अगर उसने बात की कि जो निजाम की आर्मी है, अगर इस निजाम की आर्मी को हराना है तो निजाम की आर्मी को ट्रेनिंग किसने दी थी? फ्रेंच सोल्जर्स ने दी थी। तो फ्रेंच ट्रेन निजाम आर्मी को हराना है तो उसी तरीके की ट्रेनिंग मुझे अपने सोल्जर्स को भी देनी पड़ेगी। फिर उसने देखा कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके पास जो वेपन्स है वो एडवांस्ड है। तो अगर उनके एडवांस्ड वेपन से लड़ना है तो हम तलवारों से नहीं लड़ पाएंगे, हमें एक एडवांस्ड वेपनरी की जरूरत होगी। तो उसने कहा कि भैया सुपीरियर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करूंगा। और आप देखोगे दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली हैदर अली ने, और हैदर अली ने दिंदीगुल नाम की जगह है आपका तमिलनाडु में। जरा अपने 10-11 महीनों को याद करिए। जब 2024 शुरू हुआ था तब आपने क्या नया किया, कुछ नया सीखा, अपने भविष्य को। और हैदर अली ने दिंदीगुल नाम की जगह है आपका तमिलनाडु में। इस दिंदीगुल DINDIGUL दिंदीगुल नाम की जगह पे तमिलनाडु में उसने अपनी एक मॉडर्न आर्सेनल खोला, ठीक है, जहां पे उसने आर्म्स फैक्ट्री लगाई, जहां उसके हथियार बनाए जाते थे। साथ साथ अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए उसने वेस्टर्न मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। हैदर अली वाज अ मैन ऑफ विजन। उसको पता था कि भैया इन यूरोपियन से लड़ना है तो इनके पास जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसे अपने पास लेना पड़ेगा। और आप देखोगे दोस्तों, हैदर अली की डिप्लोमेटिक स्किल्स गजब की थी। मिलिट्री कमांडर भी वो अच्छा था और पॉलिटिक्स भी उसको बहुत अच्छी तरीके से आती थी। उसे पता था द नीड ऑफ द आवर वाज पॉलिटिक्स, कनिंगनेस, चालूपना, मिलिट्री स्किल, ये सब कुछ था हैदर अली में। इसीलिए हैदर अली आप देखोगे इतना स्ट्रांग हो पाएगा इस इलाके में। अच्छा, एक और बात है, हैदर अली की खास बात और है दोस्तों। जिस समय पे हैदर अली राज में आया ना, उस समय पे बगल में जो निजाम रूल था वो भी थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा था। शुरुआत में तो नवाब उल मुल्क असफ जाह थे, एंड नवाब उल मुल्क असफ जाह, जिसको आप चिन किलिच खान भी बोलते हो, आपको पता है कि भाई ही वाज अ वेरी एबल रूलर। लेकिन नवाब उल मुल्क असफ जाह के बाद जो रूलर्स आए वो इतने एबल नहीं थे। आप देखोगे नवाब उल मुल्क असफ जाह के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? नजीर जंग बैठेगा। नजीर जंग के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? मुजफ्फर जंग बैठेगा। मुजफ्फर जंग के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? सलाबत जंग बैठेगा। सलाबत जंग के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? तो मीर निजाम अली खान बैठेगा, जिसको असफ जाह टू भी बोलते हैं। और ये दोस्तों जो आपका है, जिसका नाम है आपका निजाम अली खान असफ जाह टू, ये 1762 से लेकर 1803 तक राज किया। तो निजाम उल मुल्क असफ जाह के बाद जो लोग भी हैदराबाद की गद्दी पर बैठेंगे वो इतने एफिशिएंट होंगे नहीं, समझ गए। और नवाब उल मुल्क असफ जाह, जिनको चिन किलिच खान भी बोलते थे, जो कि मुगल सेंट्रल कोर्ट से आए थे, उनकी मौत होगी 1748 में। तो उनकी मौत के बाद भी हैदर अली बहुत तेजी से उतर उठा, ठीक है। तो हैदर अली को उठते समय पे अगर कोई रोक सकता था तो वो नवाब उल मुल्क असफ जाह रोक सकते थे, बट उनकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी। अब आप देखोगे हैदर अली अपनी सुपीरियर मिलिट्री स्किल्स दिखाएगा, और अपने मिलिट्री स्किल्स को दिखा के वो कुछ जगहों पे कब्जा करेगा। तो सेरा, बिदनूर, होसकोट, डॉट बल्लापुर, 1761 से लेकर 1763 के टाइम पीरियड। अब ये सब नाम देखे आपको याद रखने की जरूरत है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। बस ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वहीं पे आप देखोगे जो 1761 था, उस समय पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगानों से मराठास हार जाएंगे। उसके बाद मराठा भाई काफी, आप कह सकते हो कि कमजोर हो जाएंगे। बट उस कमजोरी के बाद भी दोस्तों
मराठास अंडर माधव राव अटैक करेंगे मैसूर पे और हैदर अली और मराठास के बीच में लड़ाई होगी और ये लड़ाई कई बार होगी। 1764 में लड़ाई होगी, 1766 में लड़ाई होगी, 1771 में लड़ाई होगी और इन लड़ाइयों में हैदर अली हारेगा। तो पीस को मेंटेन करने के लिए हैदर अली कुछ पैसा देगा मराठास को और बहुत सारी जमीन देगा मराठास को। तो आप देखोगे कि मराठा 1761 में हार गए, उसके बाद भी उन्होंने हैदर अली पे अटैक किया और हैदर अली को हरा दिया। हैदर अली ने पीस किया, पैसा दिया आपका मराठास को और कुछ लैंड भी दिया। लेकिन आप देखोगे माधव राव जो कि मराठास के केबर उरत थे, 1772 में हो जाएगी इनकी मृत्यु। 1772 के बाद हैदर अली को एक मौका मिलेगा कि अब मैं मराठास से अपनी खोई हुई जमीन को हथियाऊंगा। और खास बात यह दोस्तों कि ये जो समय था 1772 तक का, इस समय को हैदर अली ने यूटिलाइज किया अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। हैदर अली ने अपनी ताकत को बढ़ाया इस टाइम। और आप देखोगे दोस्तों 1772 के बाद 1774 से लेके 1776 में जो भी हैदर अली और मराठास के बीच में लड़ाई होगी वहां पे हैदर अली जीतेगा और मराठास से जितनी टेरिटरी हारी थी हैदर अली ने, वो सारी टेरिटरी हैदर अली मराठा से वापस ले लेगा और इनफैक्ट कुछ नए इलाकों को भी कैप्चर कर लेगा जहां पे मराठास अपना टैक्स लगाते थे। तो आप देखिए जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों बहुत ग्रेजुअली हो रहा है। 1761 पे पूरी रॉयल अथॉरिटी हैदर अली के हाथ में आई। उससे पहले अगर एक्सीडेंट होगा 1750 के समय से ही हैदर अली बहुत तेजी से उठने लगा था। 1761 के बाद भी उसको कई बार हार का सामना झेलना पड़ा मराठास के सामने, बट 1772 के बाद जब उसको मौका मिला तो